हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीयूटी 2025 का प्रिपरेशन में इकोनॉमिक्स डोमेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं आज आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज लेस देन 1, देन एन इंक्रीज इन प्राइस विल लीड। मतलब क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा, वो कितना है? लेस देन 1। मतलब कि जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा इन इलास्टिक है, मतलब कि प्राइस की वजह से डिमांड जो है प्राइस की वजह से ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन में कि प्राइस की वजह से डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, अब अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बिकम जीरो। तो ये तो नहीं होगा। नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू ये भी नहीं होगा, और डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखिए, प्राइस के वजह से अगर डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर इंक्रीज इन प्राइस होगा, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी आपका जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगा। और प्राइस अगर इंक्रीज होने की वजह से डिमांड चेंज नहीं होगा, तो क्या यहाँ पे डिक्रीज होगा? टोटल रेवेन्यू में नहीं होगा। मान लीजिए अगर प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड जो है वो घट जाता, तो क्या हो जाता? डिक्रीज हो जाता टोटल रेवेन्यू में। और प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी डिमांड जो है नहीं घट रहा है, तो इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर पहले 10 रुपए पे अगर 10 क्वांटिटी बेचता था तो 100 रुपीज का सेल करता था। अब जो है 20 रुपए पे अगर 10 क्वांटिटी बेचेगा तो 200 रुपीज का सेल करेगा। तो क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इनमें से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर कौन सा नहीं है? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक ही वीडियो में कवर किया है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि परफेक्टली कंपटीशन जो मार्केट है उसका आपका फीचर नहीं पूछा गया है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि सेम टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट की, आप एंट्री कीजिए फिर एग्जिट कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। फिल्म्स आर प्राइस टेकर, ये जो है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का चीज नहीं है। मतलब फिल्म जो है प्राइस टेकर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस मेकर नहीं। यहाँ पे प्राइस मेकर लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। प्राइस मेकर जो है वो कहाँ पे होता है? मोनोपोली मार्केट में होता है। और जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या होता है? फिल्म प्राइस टेकर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू अंडर। मार्जिनल रेवेन्यू जो है एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कब कम होता है? तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है एवरेज रेवेन्यू से आपका मोनोपोली मार्केट में कम होता है। मोनोपोली मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से क्यों कम होता है? देखिए, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि सेलर एक ही है। अगर उसको ज्यादा क्वांटिटीज को सेल करना है, तो ज्यादा क्वांटिटी को सेल करना है तो उनको प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो प्राइस होता है वो क्या होता है? आपका एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मतलब आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू लाइस बिलो एवरेज रेवेन्यू। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कि हर एडिशनल यूनिट पे कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर हर एडिशनल यूनिट पे जो सेलर है वो प्राइस अगर घटाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है एवरेज रेवेन्यू से क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सपोज प्रोड्यूसर फेसेस कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग मार्जिनल रेवेन्यू। प्रोड्यूसर है जिसका जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, मतलब कि हर एडिशनल यूनिट पे जो कॉस्ट आ रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब वो मतलब सेम है। कि जितना भी यूनिट वो प्रोड्यूस करे, अगर 10 रुपीज में वो एक यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है तो नेक्स्ट यूनिट भी वो 10 रुपीज में प्रोड्यूस कर पाए, ये उसका कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग मार्जिनल रेवेन्यू, जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है वो जो है इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू की मतलब कि हर एडिशनल यूनिट पे कितना उसका रेवेन्यू मिल रहा है वो जो है इंक्रीज हो रहा है। तो फिल्म बिल, जो फिल्म है, जो फर्म है, जो भी है, वो क्या करेगा? तो फर्म क्या करेगा? कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग अंटिल एम आर इक्वल टू एम सी। मतलब वो फिल्म जो है वो कंटिन्यू करेगा प्रोडक्शन को, कब तक? जब तक मार्जिनल रेवेन्यू आपका मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल ना हो जाए। ठीक है। ये इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका जो वो क्या इसमें पूछा गया है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, फिल्म जो है कब तक प्रोड्यूस करेगा? जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल ना हो जाए। क्योंकि अगर देखिए 10 रुपए का चीज अगर वो बना रहा है उसको 15 रुपए में बेच रहा है तो ऑब्वियसली उसको फायदा हो रहा है। तो कब तक प्रोड्यूस करेगा? जब तक 10 रुपीज का चीज जो है आपका 10 रुपीज में ही ना बिकने लगे, मतलब जब तक उसका कॉस्ट और रेवेन्यू जो है दोनों इक्वल ना हो जाए। जब यहाँ पे हो जाता है तो एम आर इक्वल टू एम सी जो पॉइंट है, इसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहा जाता है इसको, कि इसमें जो आपका प्रॉफिट होता है वो मैक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? जीडीपी एमपी का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है?
तो सिंपल सा चीज़ देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है ना तो जीडीपी का पार्ट होता है, ना है जीएनपी का पार्ट होता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसको हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज़ नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हेन एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज आउटपुट इंक्रीजेस इट इम्प्लाइज। जब एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कमता है आउटपुट के साथ, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो अगर आउटपुट के साथ कमता है तो ये क्या दिखाता है हम लोगों को? तो ये दिखाता है हम लोगों को स्प्रेडिंग ऑफ ओवरहेड्स। स्प्रेडिंग ऑफ ओवरहेड्स देखिए क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर मोर यूनिट्स कॉस्टिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट टू डिक्लाइन विद आउटपुट। जैसे कि देखिए, एक मशीन खरीदा आपने, एक मशीन का जो प्राइस था वो था आपका 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज से अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? वो आपका पर यूनिट 1,000 रुपीज का कॉस्ट आएगा। और उसी 10,000 रुपीज से अगर आप 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? पर यूनिट 500 रुपीज का कॉस्टिंग आएगा। तो इसी तरह से जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है इंक्रीज आउटपुट के साथ घटता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रेडिंग ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एन एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल हैव अ मल्टीप्लायड इफेक्ट ऑन इनकम ओनली इफ। जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इनकम पे कब डालेगा? तो इसका आंसर जो होगा, देखिए, एमपीसी अगर आपका 0 है तो इफेक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर एमपीसी 1 है तो इफेक्ट आएगा। और एमपीएस से यहाँ पे कुछ वो नहीं कहा गया है, एमपीएस 1 है, एमपीएस 0 है तो भी आएगा। पर यहाँ पे पूछा गया है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल हैव ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ ऑन इनकम ओनली इफ। तो इसमें आपको सबसे एक्यूरेट आंसर जो है वो ऑप्शन सी देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि एमपीसी जो है 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। तो ये जो है इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोस्ट रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ। जो कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट किस प्रॉब्लम के लिए है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा आपका स्कार्सिटी के लिए रिलेवेंट होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, स्कार्सिटी लेड्स टू चॉइसेस। स्कार्सिटी जब होगा तो हमें चॉइसेस करना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज का स्कार्सिटी है तो हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन होता है। जब स्कार्सिटी होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वहां पे सबसे रेलेवेंट चीज होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वेर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखिए, एमपीसी अगर 0.8 है तो एमपीएस आपका क्या हो जाएगा? एमपीएस तब आपका 0.2 हो जाएगा। 1/0.2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। देख लीजिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द सीआरआर, दिस विल लाइकली रिजल्ट इन। अगर सेंट्रल बैंक जो है सीआरआर को, जो केस रिजर्व रेशियो है, उसको इंक्रीज करता है तो इससे क्या रिजल्ट आएगा? तो अगर सीआरआर जो है इंक्रीज होता है तो, अगर सीआरआर इंक्रीज होगा तो आपका मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब रिजर्व्स बढ़ा देंगे तो लोन का जो कैपेसिटी है वो कम जाएगा। लोन का कैपेसिटी कमने से क्या होगा? मनी सप्लाई जो है घट जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो लैंड रिफॉर्म आया उसमें लैंड सीलिंग था। लैंड सीलिंग मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो कितना लैंड मैक्स टू मैक्स होल्ड कर सकता है। तो लैंड सीलिंग जो हुआ इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इसका रिजल्ट आया, कॉन्सिक्वेंस क्या था? तो इसका जो रिजल्ट था वो था आपका, देख लीजिए, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एलिमिनेशन ऑफ ऑल जमींदार, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड टू लैंडलेस फार्मर, कंप्लीट एबोलिशन ऑफ टेनेंसी। तो देखिए, कंप्लीट एबोलिशन नहीं हुआ, ठीक है, पर ये दोनों जो पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली मतलब रिलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। कि जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको भी लैंड मिला। जो लैंड जमींदार लोग लगे हुए थे अपने पास बहुत बहुत लैंड, वो जब एक्स्ट्रा बचा, मतलब जब वो लैंड सीलिंग लगने के बाद एक्स्ट्रा हो गया तो जो लैंड है वो लैंडलेस फार्मर को दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ? वेलनेस फार्मर को लैंड मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ नेशनल इनकम इज 120 लाख, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 5 लाख एंड एनआईटी इज 15 लाख, देन एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए, एक सीधा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आपको वहां पे पेन पेपर दिया जाएगा तो आप उस पर आराम से कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। देखिए, एनडीपी एमपी है, ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस है और आपको एनएनपीएफसी यहाँ पे है। तो एनएनपीएफसी है तो नेट से नेट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये नेशनल है, डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक है तो यहाँ पे एनएफआई माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने से क्या हो जाएगा? आपका एनआईटी प्लस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सिंपल आपका 115 लाख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडिया जीडीपी। इनमें से कौन सा जो है इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेशनल प्रोडक्ट का नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई भी बाहर का आया हुआ पैसा ऐड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी, रेमिटेंसेस फ्रॉम एन इंडियन वर्किंग इन दुबई। अगर वो दुबई से रेमिटेंस भेज रहा है वो इनकम तो है,
और वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में काउंट किया जाएगा, जो कि आपका डोमेस्टिक इनकम का नहीं, नेशनल इनकम का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट। इन्फ्लेशन अगर हुआ तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको किसको हो सकता है, वो तो अगर ऐसा है तो इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको जो आपके बोरोवर्स है। ठीक है, मैं आपको देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसका लॉजिक बताता हूँ कि आपने मान लीजिए बैंक गया और बैंक से आपने 1 लाख रुपए बोरो किया। आप उस 1 लाख रुपए को जो 10 साल बाद रिटर्न करने का सोच रहे हैं, वो जो 1 लाख रुपए आज आपने बोरो किया, वो 1 लाख रुपए का वैल्यू 10 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया तो घट जाएगा। तो मान लीजिए उसका वैल्यू अगर 50,000 उस टाइम पे हो चुका है, तो आप 1 लाख लेके 50,000 रिटर्न कर रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मनी का वैल्यू घट जाता है। तो बोरोवर्स जो है उनको एक्चुअल में इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कि हर एडिशनल यूनिट जो हम प्रोड्यूस करेंगे उस पर जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि हर एक यूनिट पे हम लोग को खर्च करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस इफ सप्लाई इंक्रीजेस बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम प्राइस के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब सप्लाई जो है इंक्रीज होगा और डिमांड जो है कांस्टेंट रहेगा। डिमांड अगर कांस्टेंट और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका प्राइजेस जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे, प्राइजेस विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू। पर्सनल इनकम हम किसको कहेंगे, पर्सनल इनकम देखिए, पर्सनल इनकम जो है आपका, ये तो गलत होगा, नेट नेशनल इनकम माइनस डिप्रिसिएशन, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। डिप्रिसिएशन पर्सनल इनकम में कहीं से नहीं आ रहा है। सर प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये भी नहीं होगा। प्राइवेट इनकम माइनस नेट एक्सपोर्ट, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे सोच रहे हो ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट कहाँ से है। देखिए जो पर्सनल इनकम है ना, उसमें आपको कहीं से भी पैसा मिला हो, वो इनकम पैसा हो या फिर मतलब फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका पर्सनल इनकम है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कि जो टैक्स आपको देना है वो आपको देना ही पड़ेगा, वो आपका इनकम नहीं है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है, जो कि रखना पड़ता है कंपनी के हिसाब से, फर्म के हिसाब से, देखिए यहाँ पे वो आपको रखना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो भी पैसा बचता है आपका पर्सनल इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अबव द मार्केट प्राइस। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो मार्केट प्राइस से अगर ज्यादा है तो फिर क्या होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा है तो देखिए, अगर प्राइस ज्यादा है तो आपका ज्यादा सप्लायर्स होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। जो प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एट ए हायर प्राइस देन कंज्यूमर डिमांड, मतलब कि प्रोड्यूसर जो है हायर प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 19, OMO बाय द सेंट्रल बैंक आर यूज टू। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो क्यों यूज किया जाता है, सेंट्रल बैंक मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस को क्यों यूज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है सेंट्रल बैंक यूज क्यों करता है, तो प्रिंट करेंसी, ये तो नहीं होगा आपका आंसर। स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज, हाँ ये भी नहीं होगा। कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओएमओ का यूज किया जाता है ताकि आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए जो ओएमओ है उसका यूज किया जाता है। जब आपको सेलिंग एंड बाइंग सिक्योरिटीज किया जाता है, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो चेंज होता है, इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंडिकेट्स। अगर डिमांड कर्व पे राइटवर्ड शिफ्ट है तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो अगर डिमांड कर्व पे राइटवर्ड शिफ्ट है तो वो इंडिकेट करेगा आपका इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है, प्राइस फॉल की वजह से नहीं होगा। प्राइस फॉल की वजह से क्या होता है, जो डिमांड कर्व है ना, उस पे आपका जो मूवमेंट है वो ऑन द कर्व होगा। अगर ये कर्व है तो यहाँ पे डिमांड था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये आपका प्राइस की वजह से होगा। पर इधर आ गया तो ये आपका नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा जो है गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड होगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो कि या तो आपका गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या फिर किसी एसेट को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है, तो टैक्स जो है वो तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम जो है ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। बोरोइंग जो है गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस। जब सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा बढ़ जाता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। तो सप्लाई अगर डिमांड से ज्यादा बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है फॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइस को फॉल होना पड़ेगा ताकि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सके। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
लीकेज का मतलब क्या होता है कि निकालना, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसे कब निकलेगा? जब लोग सेविंग करेंगे तो उसको हम लोग लीकेज कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी इनकम है उसको पूरा का पूरा लोग कंज्यूम करते हैं। जब हम लोग उसमें सेविंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज राइजिंग देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज। अगर एक लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब कि एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो अगर हम लोग का बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है वो फॉल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक लेबर जो है ज़्यादा काम कर पा रहा है, एक लेबर अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है जबकि वो 5 कर रहा था, तो इससे क्या हो जाएगा? हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कर लिया। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा तो ये प्यारा सा थैंक यू आपके लिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।